So, good morning, everyone. And yesterday we have completed the revision session of chapter number one. Chapter one, number one, CA Final Financial Reporting Introduction to Indian Accounting Standards. उसके बाद हमने थोड़ा सा फॉर्मेट समझना देखा था. फॉर्मेट क्या होगा शेड्यूल 3 का. मैंने आपको ये बोला था कि हम शेड्यूल 3 का फॉर्मेट समझेंगे. फॉर्मेट समझने के साथ साथ हम उसके P&L बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर सिर्फ फोकस करेंगे. अभी हम शेड्यूल 3 चालू नहीं कर रहे हैं. हम फिर उसके बाद इंड-एस पे फॉरवर्ड हो जाएंगे सीधे सीधे, और इंड-एस जो भी होंगे हमारे आगे के उन पे हम सॉल्व कर दे जाएंगे. फिर कहीं बीच में हम शेड्यूल 3 और इंड-एस 1 भी सॉल्व कर लेंगे बिफोर बिग चैप्टर्स लाइक कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, नाउ कल हमने स्टार्ट किया था सर फॉर्मेट ऑफ डिवीजन 2 टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ये हमने स्टार्ट किया था. मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना है. पहला पार्ट 1 जो है इसका, दैट इज दी बैलेंस शीट एंड सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स, रिलेटेड नोट्स बेसिकली, है ना. इसके अलावा P&L का फॉर्मेट और उसके नोट्स, और उसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये पार्ट अपन कंसोलिडेशन के टाइम पे ही पढ़ेंगे ज़्यादातर. हाँ, बट यहाँ पे मैंने आपको डिवीजन 1 और डिवीजन 2 का एक एक्सप्लेनेशन दिया था, इफ यू रिमेंबर्ड. डिवीजन 1 में क्या होता था और डिवीजन 2 में क्या होता है. डिवीजन 2 हमने पिंक कर दिया. पिंक कलर से थोड़ा सा डिवीजन 2 को हम देख रहे थे. असेट्स सबसे पहले, देन नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी. ये चीज समझ में आई. अब अपन देखते हैं इसी का फॉर्मेट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. आई होप नहीं, ये मैंने सिर्फ एक बेसिक वो फ्लो बताया है. अभी तो अपन हेड्स देखेंगे. यस, लाइक देयर वाज नेवर अ कॉलम कॉल्ड एज फाइनेंशियल एसेट. नाउ असेट्स की बात मैं करूं तो असेट्स में अपन यहाँ पे AS भी देखते, इंड-एस भी देखते चलेंगे, और इसके बाद अपन FR का एक फ्लो समझेंगे कि FR में कितने चैप्टर्स हैं, क्या वेटेज रहता था और अब क्या हो सकता है. नॉन करेंट एसेट्स में, एसेट्स के अंदर सबसे पहली हेडिंग किसकी आती है. नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स में भी पहला PP, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. यस और नो. सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले जो इंड-एस है, दैट इज द इंड-एस. अच्छा, ये सारे इंड-एस 16, इसका एक इंड-एस है 16. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो अलग चीज है. इन्वेस्टमेंट की अगर डेफिनेशन अगर आपने AS 13 में भी पढ़ी होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात होता था. यस और नो. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है. इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, इंड-एस 40 में अपन सीखेंगे. ओके, गुडविल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल एसेट, अदर देयर बेयरर प्लांट. इंड-एस 41, इंड-एस 41 इसका एग्रीकल्चर. एस तो 10 में ही डिफाइंड था. अगेन ये तो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के लिए, तो यहाँ भी एक टैक्स का वो है. यहाँ पे ये वाला, ये तो आप अभी थोड़ी देर बाद अपन समझेंगे इसको. किसको, फाइनेंशियल एसेट को. फिर ये भी अपन ने कहीं ना कहीं समझा हुआ है ना. तो यहाँ वहाँ था AS 22, यहाँ है इंड-एस 12. इन्वेंट्री, इंड-एस 2.
उसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, व्हेनेवर आई से फाइनेंशियल एसेट्स, ये मान के चलना ही कहाँ आ जाएगा, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर वाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? मैं उसका आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा बना के लेके आया हूं। अर्लियर देयर वाज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनीज एक्ट वाज सो पावरफुल, सो ब्यूटीफुल, सो वी डिड अकाउंटिंग एज पर द कंपनीज एक्ट। अब क्या हुआ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों आया? क्योंकि देखो, अगर आप टेक्निकली देखोगे बैलेंस शीट, अगर अपन देखें ईपीई में एस 10 था, पहले की बात कर रहा हूं मैं, पहले की अगर मैं बात करूं, पहले की अगर मैं बात करूं तो पीपीई में एस 10 था और इंटेंजिबल में एस 26 था, दिख रहा है आपको। इन्वेस्टमेंट में एस 13 था, इन्वेंट्री में एस 2 था, लेकिन डेटर, बिल, रिसीवेबल, कैश, बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस, इधर इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो दो चीजें थी, इसके लिए भी कुछ नहीं था, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आया। नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी के अंदर भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, राइट। तो इन लोगों के लिए ये लेके आए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर ये कौन से इंड एस हैं? ये 3 इंड एस हैं, इंड एस 32, इंड एस 109, इंड एस 107। 132 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले था और 109 तो भयंकर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें था, क्योंकि अब ये एमसीक्यू है तो 107 भी आ गया, क्योंकि डिस्क्लोजर के लिए एक अलग से इंड एस दे दिया। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग से डिस्क्लोजर चैप्टर है, इंड एस 107, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर्स है। डेफिनेशन वाला पार्ट 32 में है और अकाउंटिंग वाला पार्ट 109 में, तो हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ सीए फाइनल्स। गॉट इट? नाउ ये लॉजिक समझ में आया? ओके, एक सेकेंड। यस, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देयर वाज एन ऑडियो इशू। यस, नाउ देन हमारा बैंक एसेट, बैंक बैलेंस, लोन्स, अदर्स, करंट टैक्स एसेट्स, नेट अदर करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो ऊपर से पढ़ा दिया ना, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू दिया है। अभी मैंने इसमें शेड्यूल 3 चालू भी नहीं किया है, ठीक है। मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, बस अपने को ये ध्यान रखना है, नॉन करेंट एसेट्स और ये सारी चीज। अगेन सीए इंटर में मैंने आप लोगों को बताया था ना एक बार मेंटरिंग सेशन में, क्या बोला था कि आईसीएआई की रिक्वायरमेंट है, आप पूरा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट मत बनाओ, जितनी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है क्वेश्चन में उतना बनाओ। तो उसके लिए भी एक बार तो ध्यान में रहना चाहिए ना कि भाई एटलीस्ट हेडिंग्स याद रहे। सर हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही याद नहीं रहता, अरे तो भाई फिर तो ये तो फाइनल में तुम आ गए, इतना अपने आप पे विश्वास रखो। बाकी मैं हूं ना, ठीक है। रटने की भी टेक्निक है अपने पास, ना रटाने की भी टेक्निक है, हर सब्जेक्ट की टेक्निक है, बशर्ते तुम इंप्लीमेंट कर लो, है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बताओ क्या से क्या हो गया, ये नीचे आ गया, अब आया एसेट्स के बाद। पहला क्या है? इक्विटी। इक्विटी में क्या है? इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटीज। सर ये अदर इक्विटीज क्या? नथिंग बट रिजर्व्स एंड सरप्लस, बेसिकली लाइक दैट। गॉट इट? यस, नहीं,
शेयर कैपिटल होता था, शेयर कैपिटल की जगह पे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन आएगा अदर इक्विटी। उसमें हो सकता है कुछ और भी ऐसी चीजें आए, जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, फाइनेंशियल लायबिलिटीज मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे एसेट था, यहाँ लायबिलिटीज है। प्रोविजंस वगैरह मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी चीजें, बस ये फॉर्मेट अपने को देख लेना, एक बार एक ओवरऑल व्यू आ जाए। करंट लायबिलिटीज में क्या, पहले तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज एज पर इंडिया 32, 109, 107। ओके, एक सेकेंड, नहीं, हमने गलत फाइल ओपन कर ली थी। हाँ, करंट लायबिलिटीज यहां तक अपन ने देख लिया। देन अपन आते हैं टोटल। टोटल में भी अगर मैं बात करूं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स, बेसिकली ये सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह, एग्जैक्टली दैट इज, ये ऑफिस में बनाते हैं ना, तो ये वही तो बैलेंस शीट है। इंड एस डिवीजन 2 बनाते हो आप बेसिकली ऑफिस में। आर्टिकलशिप ढंग से करिए तो फाइनल बहुत डिसेंट है अपने लिए प्रैक्टिकल अप्रोच में। उसके बाद आता है बेटा सोकी। सर ये सोकी कौन है? अरे सोती नहीं, सोकी। सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैंने आपको क्या बोला था कि मान लो एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने से पहले एक स्टोरी माइंड में बिठाना। क्या ये जो है ना, ये अभी समझना एक चीज, ऑनलाइन में अगर आपको डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, मान लो ये जनरल रिजर्व है, क्या है, ठीक है, इट इज अ रिजर्व। 31 मार्च 2022 का बैलेंस था ₹5 CR। हाउ मच? 5 CR। नाउ दिस हियर इट कम्स टू 31 मार्च 2023, यहां बैलेंस हुआ 4 CR। और मान लो दो सिचुएशन है, ठीक है। बेसिकली कैन आई से ये जो ईयर है यहाँ पे, ये थ्रू आउट द ईयर, ये 5 करोड़ से बड़ा होगा, फिर घटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर घटा होगा, और लास्ट में घट गया, तो लास्ट में क्लोजिंग क्या आया? 4 करोड़। यस और नो? ये समझ में आता है? इतना समझ में आता है? ओके। मान लो 7 करोड़ हुआ, मतलब ये बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, और ये लास्ट में बढ़ गया, 5 से ज्यादा ही गया। तो ये जो 7 करोड़ है या 4 करोड़ से, दैट इज द चेंज इन द जनरल रिजर्व। अरे यस और नो? ऑनलाइन ये चीज समझ में आई? दिस इज द चेंज इन द जनरल रिजर्व। तो ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है ना थ्रू आउट द ईयर, क्या क्या हुआ, एक बोलते हैं ना रिकंसाइल करना रिजर्व्स को, दैट इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डज। ये मैंने एक एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश करी। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का आगे बढ़ूं? ओके, नाउ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सबसे पहले अगर देखोगे, करंट रिपोर्टिंग पीरियड, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। सर ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, अरे पिछले बार वाला, यस और नो? ओके, देन क्या है हेडिंग देखना, सर बैलेंस एट दी बिगिनिंग ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि 31 मार्च। अब ये इन्होंने शेयर कैपिटल के लिए दिया है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मैंने मतलब एक एग्जांपल जनरल रिजर्व का लेके तुम्हें समझाया। आई होप ये चीज तुम्हें पहले समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं कि ये देखो क्या फॉर्मेट है इनका। बैलेंस ओपनिंग वाला, चेंजेस इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर्स, मतलब इंड AS 8 की वजह से। रीस्टेटेड बैलेंस, रीस्टेट हो गया, कुछ बढ़ गया या कुछ आया। फिर चेंजेस इन ड्यूरिंग द ईयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट में क्लोजिंग। मतलब ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो चीजें हो रही ना, ये वाली, ये इंड AS, रिस्पेक्टिव इंड AS की वजह से हो रही है। कौन से रिस्पेक्टिव इंड AS? मतलब जैसे ये इंड AS 8 में है, ये इंड AS 1 में है, ये इंड AS 1 में है, तो ऐसा कोई भी चेंज थ्रू आउट द ईयर जो रिकंसिलेशन के दौरान हो रहा है, वो रिस्पेक्टिव किसी इंड AS के बारे की वजह से हो रहा होगा। सेम प्रीवियस ईयर में भी हुआ होगा। अरे यस और नो? क्योंकि अपने को कंपैरेटिव्स भी देने हैं, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। यस और नो? ये देखो अदर इक्विटी। अब अदर इक्विटी में कितनी सारी हेडिंग्स है,
इतनी याद रहेंगे क्या सर? नहीं नहीं, इतना इतना तो क्वेश्चन में नहीं आने वाला, बट जितना आए जैसे आए उसमें भी क्या होगा कि जैसे आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वाला देखो, दिख रहा है? इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ पार्ट इक्विटी का है कुछ पार्ट लायबिलिटी का है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर उसमें प्रोपोर्शन निकालना पड़ता होगा, जो इक्विटी का पार्ट है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में गया, जो लायबिलिटी का है वो लायबिलिटीज में गया, यस और नो? ओके सर। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल, सिक्योरिटी, अदर रिटेन्ड, दैट इज द P&L। डेट थ्रो OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये P&L में हमने कभी नहीं पढ़ा पहले, जब हम P&L समझेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इक्विटी, ये जितनी भी चीजें हैं ये शेड्यूल 3 की हैं, एक क्वेश्चन में कभी नहीं आने वाली, ठीक है? और ये अगेन देखो, ये वही चीज, बैलेंस एट द बिगिनिंग, चेंजेस इन अकाउंटिंग ड्यूरिंग प्रायर पीरियड आइटम्स, मतलब पहले AS5 होता था ना, अभी इंड AS 8 है। इंड AS 1 की वजह से कॉम्प्रहेंसिव इनकम, कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो रिवर्सिबल हो सकती है नहीं हो सकती, ये कॉम्प्रहेंसिव इनकम इज नथिंग बट ट्रांजिशन के दौरान एक नई चीज आई है, OCI। OCI क्या है क्या नहीं है वो अपन इंड AS 1 जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, और शेड्यूल 3 को डिटेल में जब पढ़ेंगे तब। इसके बाद हमारा आता है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और ये इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, इनको ध्यान में रख के बैलेंस शीट बनानी है। तो कहना से ये सब चीजें तो अपने को समझ में आ गई, ठीक है? अब जो हमारा चैप्टर था दैट इज द शेड्यूल 3, उस पर हमने जो भी समझा उसके आगे अब अपन समझते हैं चीजों को। कारण पहले हमें बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, जनरल प्रिपरेशंस मालूम होनी चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस मालूम होनी चाहिए। तो पहले तो हम कुछ इंड AS के फंडामेंटल सब क्लियर कर ले। कुछ हमने फीचर्स डिस्कस करे थे, उससे हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दैट इज हेडिंग डालना, फंडामेंटल्स ऑफ इंड AS। नंबर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम हमेशा, हमारा फोकस काय पे होगा? सब्सटेंस पे, यस और नो? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये तो तुम्हारा AS के हिसाब से हुआ ना, ध्यान से सोचो, लॉजिकली सोचना। रिडीमेबल एग्जाम्पल के लिए, अब ये सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म के अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन, यस और नो? ऑब्लिगेशन टू पे, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रिडीम होगी। इट इज मींस, ये क्या बोला आपने? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे, मतलब कंपनी हैविंग ऑब्लिगेशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये उसके ऑप्शन पे नहीं कि नहीं करे ना करे, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सर्टन तो है ना कि करना पड़ेगा, लेकिन कब करना पड़ेगा वो तो आपके बॉन्ड में, मतलब वो इशू करते टाइम आपने बता दिया, ठीक है? कहना इसे एक्चुअल में इसका सब्सटेंस क्या है? सर वेरी गुड, यही पॉइंट इंड AS ने आइडेंटिफाई किया। तो सर हम AS में तो इसको इक्विटी में लिखते थे, हाँ, बट ये लायबिलिटी है। पूरा बचपन बर्बाद हो गया। वेलकम टू CA फाइनल। सब्सटेंस, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी लिखना मत ताकि तुम्हारी स्पेस बच जाए, ठीक है? सब्सटेंस के अकॉर्डिंग क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे, कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू पे। अब जब ऑब्लिगेशन टू पे है
सो कैन आई से इट इज एन लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी कहाँ डिफाइंड है सर? वहां AS 29 में हुआ करता था, यहाँ इंड AS 37। 29 में इंड AS 37, इंड AS की बात हो रही है ना, लेकिन अपने को तो याद ही नहीं AS कहाँ था। लेकिन याद करो, तुमने एक AS पढ़ा था, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट असेट्स, यस और नो, प्रोविजंस। तो वहां पे जो भी, और आपने एक AS4 पढ़ा था, उसके नाम में था कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन कंटिंजेंसीज कहाँ डिफाइंड थी? AS 29 में, यस और नो। तो ये लाइबिलिटी की डेफिनेशन में हमेशा अगर अपन देखें तो लाइबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू पे सर्टेन अमाउंट, यस और नो। एक ऊपर की लाइन अगर ऊपर उसका क्रक्स निकाल के देखें तो मींस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मींस इन नेचर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या है ये? लाइबिलिटी। अच्छा सर फॉर्म, अरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, फॉर्म शेयर कैपिटल मींस ये तो शेयर कैपिटल का फॉर्म हुआ, बट ये AS ऐसा बोलता था। और मैंने आपको क्या बोला? इंड AS अगर आपकी कंपनी को लग रहा है तो आपको किस पे फोकस करना है? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म पे। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी हमारे लिए? इट इज अ लाइबिलिटी। ओके, इज दैट क्लियर? ऑनलाइन में एनी डाउट्स? क्या ये समझ में आया? सर स्लोली चलना है, ठीक है, ओके। पास तो नहीं है ना ये? हाँ, ये क्लियरली आया समझ में? ये लॉजिक अब समझ में आया? देखो, जो अपन ने चैप्टर 1 पढ़ा ना, वो बेस था। अब उस बेस पे एक और बेस, वो अपन एक मिक्स मसाला सैंडविच खाता है ना, तो लेयरिंग वाला, ये लेयरिंग आप डाल रही हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लूं। सब्सटेंस क्या है भाई? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी एज पर इंडियस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में क्यों आएगा भाई? अरे हाँ सर, ये तो भूल ही जाता हूँ मैं, फाइनल में आके मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। नाइस, इज दैट क्लियर? ओके, एक एक हमने एग्जाम्पल पढ़ते थे, अमालगमेशन पढ़ते थे ना, पढ़ते थे कि नहीं? उसमें हमने क्या देखा था कि अगर मैंने कोई परचेज किया सिंगल एसेट, परचेज ऑफ सिंगल एसेट, तो क्या होगा सर? PPE बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो एसेट है ये हमें मिला मालूम कब? तो ये कहाँ आएगा सर? फिर तो हमने बिजनेस टेक ओवर कर लिया ना, नेट एसेट टेकन ओवर। तो ये तो सर इन AS 14 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, वहां पे AS 10 में तो आएगा ही नहीं। सब्सटेंस पे चलें थे सर, टेक्निकली तो एसेट आया, एक बिजनेस डिवीजन आई, तो ये बोलते हैं कि ये अमालगमेशन के थ्रू जरूर आया, टेक ओवर के थ्रू जरूर आया, बट क्या आपने पूरा बिजनेस को एक्वायर किया क्या? सामने वाले का कॉम्बिनेशन लिया क्या? नहीं। ये जब हम 103 में पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो बेसिकली ये जो है ना, ये हमेशा किसी भी फॉर्म में आए, परचेज है सिंगल एसेट का, वेदर बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन और नॉट, इट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन इंड AS 16। सर ये क्या होता है? PPE। अगर टेकन ओवर है तो हम यूजुअली कहाँ चले जाते थे? अमालगमेशन में। दैट इज यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में, बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्लियरली बोल दिया सब्सटेंस। देखो इंड AS बनी किस पे? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म में। उन्होंने बोल दिया कि अगर एक सिंगल एसेट भी आ रहा है ना टेक ओवर की वजह से, तो वो जो एसेट है वो PPE पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो इंड AS 16 में जाएगा, वो इंड AS 103 में नहीं आएगा। इंड AS 103 मतलब IFRS 3,
यस और नो? सर IFRS 3 का मतलब होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द पापा ऑफ अमलगमेशन. गॉट इट? ये क्लियर है? तो अपने को 2 एग्जाम्पल क्लियर है. चलो अब अपन आते हैं दूसरी चीज पे. हमने एक फीचर और पढ़ा था. क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर देयर शुड ऑलवेज बी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. Ind AS always uses fair value. Yes or no? यूज करता है कि नहीं? इस पे तो उन्होंने एक इंड AS दे दिया फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे. फेयर वैल्यू हम यूज करते थे एएस में. कहां कहां यूज करते थे सर? एएस में एक तो 19 में यूज करते थे और कहीं यूज किया अपन ने 29 में एक आध जगह यूज किया होगा. राइट? यहां तो इन्होंने सीधे सीधे एक इंड AS दे दिया उस पर. ये सिलेबस में भी है अपने, बहुत इजी है. यहां पे क्या है? इंड AS, ये लिख लेना, यूजेस पेयर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बेसिकली, basis for measurement of assets at reporting date. Is that clear? Is that clear to you? Okay. Reporting date पर and even at initial recognition. सर ये इनिशियल रिकॉग्निशन हमने इंटर में भी पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है सर. सबसे पहले जब एसेट आया या कोई भी, फॉर एग्जांपल इंड AS 16 है, हमने परचेज किया, तो इनिशियली जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन. यस और नो? इनिशियल रिकॉग्नाइज किस वैल्यू पे कर रहे हैं? तो कई हमने हमेशा एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है हमने एएस जब पढ़े, लेकिन इंड AS बोलता है इट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव इंड AS. इंड AS ने जो बोल दिया, बोलते ना मेरा वचन ही है शासन, तो वैसा ही है. ओके तो इसीलिए तो लिखा है, ध्यान से देखो ना. अब वो कुछ भी हो सकता है, वो अपन कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे ना, और इंड AS 16 पढ़ेंगे, इंड AS 38 पढ़ेंगे, 40 पढ़ेंगे, ये सब में कहीं ना कोई चीज़ आएगी. अभी अगर पूरी पिक्चर अपन समझने हैं तो इंड AS बहुत कहानी है. अपन तो धीरे धीरे ABCD समझ रहे हैं उसकी. सोचो ना अपन सिर्फ बेसिक्स पे ही काम कर रहे हैं, तो जब अपन चैप्टर्स पे आएंगे तो क्या कर रहे होंगे. और जो कुछ नहीं करते वो धमाल करते हैं. यस और नो? अब जैसे सिंपल सी मैं बात बोलूं, फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग जो है वो किन इंड AS पे नहीं लगेगी या क्या नहीं लगेगा, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन वो सब अपन जब इंड AS आएगा ना तब देखेंगे. यस और नो? इज दैट क्लियर नाउ? ओके. नाउ ये हमने 2 फीचर पढ़ लिए, इसमें कोई डाउट है कि नहीं? नो डाउट. ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आ गया, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. ओके. इनका मानना यहाँ पे ये था, अभी के लिए एक शॉर्ट टर्म में, सॉरी, एसेट्स फेयर वैल्यू पे हो, लाइबिलिटी एंड इक्विटी ये लाइबिलिटी एंड इक्विटी जो है अपनी, ये भी फेयर वैल्यू पे आए.
बेसिकली। एज, ये लाइन जरूर लिख लेना नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। एंड व्हेन सेड इन रिस्पेक्टिव, ये दोनों के लिए, एसेट्स और लायबिलिटी और इक्विटी, इंड एस। क्लियर है? एज एंड व्हेन सेड इन रिस्पेक्टिव इंडेस। सर अगर उसमें बोला कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अरे यस और नो। अब जैसे मैं कुछ चीजों का एक इलस्ट्रेशन बताऊं क्या, जैसे तुम्हारे मन की व्यथा खत्म कर दूं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाओगे इसको। तो देखो इधर आते हैं। मान लो ये जो कुछ एसेट्स हैं, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, और एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, एक होता है रिपोर्टिंग डेट, दैट इज द बैलेंस शीट डेट, मेजरमेंट। यस और नो? चलो बात करते हैं पीपीई की। पीपीई के लिए क्या बोला गया है इंड एस 16 में? इंड एस 16 क्या बोलता है मालूम? इट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियली कॉस्ट, एंड मेजरमेंट के टाइम पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू। नहीं, बस इतना ही लिखा है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। याद करो, प्रिंसिपल बेस्ड है ना, रूल बेस्ड नहीं है, जजमेंट है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स, अगर मैं बात करूं किसकी? सर इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट भी कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज होंगे और कॉस्ट पे ही जाएंगे। यहां फॉर फेयर वैल्यू नहीं बोला। ये इन्वेस्टमेंट का जो इंडेक्स है ना, वो 40 में ऐसा लिखा है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल्स दे रहा हूं, किसके ऊपर? जो मैंने बोला ना फेयर वैल्यू मेजरमेंट, उसके ऊपर। ओके, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट और नीचे वाले इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? यहां सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लग जाएगा और ये आ जाएगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, हाँ। गुडविल, गुडविल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी हमेशा, लेकिन यहां पे जो मेजरमेंट होगा ना गुडविल का, वो कॉस्ट पे होगा, सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट। इंड एस 36 क्लियर है यहां पे? इसके अलावा और भी बोलूं एग्जांपल एसेट्स के, और बोलूं? वो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अदर इंटेंजिबल, इट शुड ऑलवेज बी ऑन कॉस्ट, और यहां पे आ जाएगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू। क्लियर है? इंड एस 38, पीपीई आ गया ना ये सब। तो बियरर प्लांट, इंड एस 16, एएस 10 में था वो, पीपीई यहां पे भी। बियरर प्लांट की बात करें, बियरर प्लांट आएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दैट प्लांट। ये क्या है पढ़ेंगे, बस ये एक एग्जांपल है। सर रीमेजरमेंट कब होगा और किस पे होगा? सेम। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल है, हो सकता है कुछ एग्जाम्पल में आप सेटिस्फाइड हो, कुछ में ऐसा लगता है कि यार ये तो नई चीज है। तो ये अपन रिस्पेक्टिव इंडेक्स, मैंने आपको क्या बोला, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझना है, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने के बाद कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर अपन चैप्टर्स पे चले जाएंगे। यस और नो? जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी, अभी तक समझ में आया ना 5 दिन में, 4 दिन में, कुछ तो समझ में आया ना, और कुछ समझ में आया ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको 40-50% भी समझ में आ गया ना, मेरा काम हो गया, क्योंकि मेरी गारंटी है कि मैं अगर तुमको एफआर पढ़ा रहा हूं और एफआर में तुम्हारी एग्जाम्पशन 60 से 70 नंबर तय है।
because I won't leave any कोना. I don't believe in ABC analysis. हाँ, मेंटरशिप स्किल में कई बार आ जाती है ABC एनालिसिस, लेकिन वो पिछले अटेम्प्ट में भी काम आई, पूरे यूट्यूब की नहीं आई. एक हमने चीज समझी सर, OCI, अब ये आई काम की चीज, है ना. तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज समझाऊं. एग्जाम्पल लिखने क्या? चलो लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो. आप लोग 1 मिनट एग्जाम्पल लिख लो. आज 9:30 तक क्लास है. हाँ, ओके. तारिका बेटा आप भी एग्जाम्पल लिख लेना. 1 सेकेंड ना, मैं पानी पी लूं. लिख गया? सर का आपका लिख गया? ये चैट में लिख सकते हो बेटा आप. आरी आरी आ टी टी टी. तो एक चीज समझ में आई, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू में कितनी चीजें होती हैं सर? एक तो होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, एक होता है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, मतलब बाद में. फिर एक लास्ट में होता है जब असेट को हम रिमूव करते हैं तो डी रिकॉग्निशन. यस और नो, इतना समझ में आता है? ये चीज हर इंडेस में होगी. पहले इनिशियली रिकॉग्नाइज किया, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हर साल, बार बार, सालों साल, जैसे ही डी रिकॉग्नाइज किया तो डी रिकॉग्निशन. ये 3 चीजें तो हर इंडेस में पढ़नी है अपने को, कोई भी बड़ा इंडेस हो. क्लियर है? ओके, थैंक यू. नाउ ये हमने पढ़ लिया. इसके बाद हमने फेयर वैल्यू भी समझ लिया. ओके, अब आते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? एक तो हमने समझा फॉर्मेट ऊपर से किसका. आज के लेक्चर में बैलेंस शीट समझ ली. बैलेंस शीट के बाद हम सोकी पे भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर ली. सोकी के दौरान, सोकी जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ हमें चीजें दिखी, OCI और रिस्पेक्टिव इंडेस. तो रिस्पेक्टिव इंडेस में मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सी चीज किस पे वैल्यू होती है, क्या नहीं होती, किस पे नहीं होती. राइट. सब्सटेंस ओवर फॉर्म के भी मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दिए. अब अपन आते हैं P&L के फॉर्मेट को समझने के लिए. अगर मैं चाहूं तो P&L के लिए मॉड्यूल पे चल लेता हूं. एक बार मॉड्यूल पर चलते हैं. मॉड्यूल किधर गया? मॉड्यूल, हाँ OCI. लेकिन OCI लिखवाने से पहले जस्ट मैं एक बार मॉड्यूल में आपको दिखा दूं कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन P&L का, देन आएगा अदर इनकम्स और ये हो जाएगी टोटल इनकम. ये तो सर सेम था, इसमें क्या नया है? नोट नंबर, करंट के, फिर प्रीवियस के. ये कंपैरेटिव्स तो अपने को देना है, अपन ने बेसिक्स में पढ़ लिया.
देन आएंगे एक्सपेंसेस, उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, कौन सी, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंड एस 19। जैसे एस 15 था, आपने नहीं पढ़ा होगा, अब आ गया इंटर में वो, तो इंड एस 19 आप अभी पढ़ोगे अब फाइनल्स में। फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज द इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा टोटल, तो ये आ जाएगा आपका पैट। फिर एक्सेप्शनल आइटम्स, फिर वो एक्सेप्शनल आइटम के पहले का प्रॉफिट, फिर डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स मतलब, और करंट टैक्स, फिर प्रॉफिट और लॉस आया, तो ये तो हो गया कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, उसमें जोड़ दो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, तो आ जाएगा पूरा का पूरा प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग, और टोटल आ जाएगा प्रॉफिट और लॉसेस। लास्ट में आता है ओसीआई, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, इनकम टैक्स रिलेटिंग टू आइटम्स, ये कुछ तो लिखा हुआ है, फिर ओसीआई भी जुड़ जाएगा, फिर ईपीएस वगैरह जुड़ेगा दिखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। कायदे से अगर मैं देखूँ तो अपने को काम का कितना है पी एंड एल, तो वो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में अपन लिखेंगे पी एंड एल का फॉर्मेट जो अपने काम का है, ठीक है। इसको बोलते क्या है, स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस। प्यार से हम बोलेंगे इसको, जैसे घर में हम किसी को प्यार से बोलते हैं ना, तो ऐसे एसपीएल, पी और एल बोलते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस। इसमें काम की चीजें अपन लिख लो जो काम आएगी। एक तो आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मेरा अप्रोच पूरा मॉड्यूलिस्टिक रहेगा, और आईसीआई के मटेरियल में अब तक के जितने क्वेश्चंस हैं, वो नए मॉड्यूल्स तो हैं ही, कुछ पुराने मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चंस हैं, एएस के टाइम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंडेस में आ सकते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल, क्योंकि नवंबर 23 अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे, जो बच्चा नवंबर 23 की एग्जाम दे के आया होगा, आप किसी से भी पूछना नवंबर 20, क्योंकि नवंबर 20 भी नहीं एग्जाम हुई थी, दिसंबर 2020 में हुई थी कोविड की वजह से, दिसंबर 20 और उसके पहले तक जितनी भी एग्जाम हुई, मई 18 से लेके नवंबर 23 के पहले मई 23 तक, इन सब में पेपर्स बहुत ईजी है। लेंदी हमेशा आता है अकाउंट्स का पेपर, आपको सबको पता है। नवंबर 23 थोड़ा सा बिट डिफरेंट क्यों था, अब तक का सबसे बोलेंगे ना तो मॉडरेट पेपर क्यों था, क्योंकि वो चीज़ें आ गई जो हमारी यूजुअली पेपर पैटर्न में नहीं होती। लाइक जो चीज़ें नहीं पूछते कम, वो ज़्यादा पूछ लिया, और पूछा सब मॉड्यूल से, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके मॉड्यूल में कोई कॉन्सेप्ट दिया और उस पर क्वेश्चन नहीं आया हो। कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल कुछ, अगर हम मॉड्यूल ही कर लें, इंस्टीट्यूट बार बार हिंट देती है कि हम मॉड्यूल्स ही पूछ रहे हैं, लेकिन हम मॉड्यूल ही छोड़ देते हैं, हम सब नोट्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मॉड्यूल पढ़ लो ना यार, मॉड्यूल ही करना है अपने को। मैं भुगता हुआ हूँ फाइनल में, मॉड्यूल हमने भी नहीं देखी, हमें भी अटेम्प्ट लगे हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो मैं, मेरे साथ जो हुआ वो तुम लोगों के साथ नहीं होने दूंगा, याद रखना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पहली चीज। दूसरी आ जाएगी बेटा यहाँ पे अदर इनकम्स। नोट्स में अगर देखा जाए तो 1, 2, और ये करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का, सिंपल। देन ये आ जाएगा टोटल। देन आएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आ जाएंगे जो हमने पढ़े अभी, स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, राइट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद एक हेडिंग और आएगी, ठीक है, ओसीआई, सॉरी ओसीआई नहीं, ये आएगा टोटल, एक्सपेंसेस का टोटल आएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस का जो टोटल आया उसमें से लेस करेंगे टैक्सेस, इसको हम बोलेंगे पीबीटी बेसिकली, और ये आ जाएगा टोटल अगेन
इसको बोलेंगे PAT। ये तो समझते हो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो ये हो गया एक्सपेंस। इसके बाद आता है ये जो मैंने जगह छोड़ी थी OCI। इसी में पहली चीज तो क्या आई, दूसरी चीज ये आई, तीसरी चीज ये आई, चौथी चीज ये आई। क्लियर है? OCI का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आ गया, जो कहां जाएगा, सीधे बैलेंस शीट में। OCI कहां जाएगा, OCI जाएगा अदर इक्विटी में। ठीक है, अब OCI दो तरीके की होती है। एक नॉट, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, ये आपका पैट आ गया, ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। ये नॉट रिक्लासिफाइबल टू प्रॉफिट और लॉस। और दूसरी इसमें हेडिंग आएगी रिक्लासिफाइबल टू प्रॉफिट और लॉस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OCI NR, और इसको बोलते हैं OCI R। इतना लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन और करता हूं। इतना इतना लिख लो, दिख रहा है? P&L का फॉर्मेट बन गया सारे का ऑनलाइन में। OCI का फॉर्मेट और बना लीजिए। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि डेफिनेशन इसकी लिखा दूँ, ये एग्जाम्पल लिखा दूँ। एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, इतना लिख गया। चलो अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। अभी आप मत लिखना, समझना ध्यान से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो 15 मार्च 2023 एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वैल्यू है ₹100, है ना। डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट किया हमने डिवेंचर में। ठीक है, 31 मार्च 2023 आई अच्छा, ये बैलेंस शीट डेट है, यहाँ रीमेजरमेंट होगा। रीमेजरमेंट किस पे होगा, फेयर वैल्यू पे। लाइबिलिटीज ऑलवेज एट फेयर वैल्यू। 105 रुपीज हो गया। ये किस पे आया, फेयर वैल्यू पे। 10/4/2023, 10/4/2023 क्या है, 10 अप्रैल 2023 को। ये एक एग्जाम्पल है, इसे समझना। पहले मैंने एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में क्या बोला कि एक तो आपका 15 मार्च को आपने एक डिवेंचर इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए का। 31 मार्च 2023 को 105 रुपए उसकी रीमेजरमेंट वैल्यू आई, फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग। 10/4/2023 को हमने जब उसको बेचा तो मान लो वो हो गया 106 रुपए का बेच दिया। क्लियर है, सेल कर दिया, दैट इज डी रिकॉग्निशन कर दिया। क्लियर है, इतना समझ में आता है यहां पे। अच्छा अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी दिमाग में, क्योंकि अभी क्या एएस से अपन बाहर नहीं आए, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंड एस
requires to measure at फेयर वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर है। अब अपन को इसकी अकाउंटिंग करनी है। अब पी एंड एल बना रहे हैं, मान लो अपन, जब अपन पी एंड एल बना रहे हैं तो सबसे पहली एंट्री ध्यान में सोचो क्या होगी। 15 मार्च को क्या एंट्री होनी चाहिए सर? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट टू बैंक, कैश और बैंक, ऑब्वियसली कैश 100। इज दैट क्लियर सर? ये तो हो गया, हमने कब परचेज किया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया। अब अगर जब हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब हमने जब इन्वेस्टमेंट किया कितने पे? 100 रुपए पे। क्लियर है? रिक्लासिफाई सॉरी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के टाइम पे क्या होगा? 31 मार्च को वापस एंट्री डालेंगे। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन। अरे यस और नो? फेयर वैल्यू के कारण बढ़ा ना 10113। अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक मान के चलो फेयर वैल्यू की वजह से गेन हुआ तो हमने इसको डाल दिया फेयर वैल्यू गेन। कितना फेयर वैल्यू गेन हुआ भाई? सर 5 रुपीज हुआ। कहना इसे ये एंट्री पास करते ही हमारा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बैलेंस शीट में कितने का हो जाएगा सर? 105 में हो जाएगा बेसिकली। यस और नो? अच्छा, जैसे ये फेयर वैल्यू गेन हुआ ना, इस फेयर वैल्यू गेन को ना ओसीआई में, सर हम तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस पे ले जाते थे। ऐसा अगर कोई अप्रिसिएशन होता था तो हम इसको कहां ले जाते थे? एएस में रिजर्व एंड सरप्लस पे। यहां रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं। उन्होंने बोला अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाएंगे तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा अदर इक्विटी में। तो पहुंच तो कहां रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस पे। यस और नो? इज दैट क्लियर? ओके, ये 31 मार्च को एंट्री पास होगी, सेम डेट। देन आता है 10 अप्रैल 2023, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सेल किया है। कितने में सेल किया है? बैंक डेबिट हाउ मच? 2 105। अब सर 1 रुपीज बचा ना, तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट या डिवेंचर, जो मतलब जिसका नाम दिया है बेसिकली। यस और नो? अब ये एंट्रीज पास हुई, ये इतना समझ में आया? यहां तक बताना। अभी मैं ओसीआई तक ले जा रहा हूं तुम्हें, अब ध्यान से समझना क्या इंपैक्ट क्या आएगा, इस पे समझना। इतना क्लियर है? ओके, 2 सेकंड के लिए ये चीज मान के चलना कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ये भी पी एंड एल में जाएगा। एक एंट्री और जाएगी, एंट्री कौन सी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर डेबिट 1 टू पी एंड एल। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। सर हम यहां भी डायरेक्ट पी एंड एल लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, बट टेक्निकली अकाउंटिंग जो होती है वो अपने को समझनी है। मतलब अगर आप अकाउंट से प्यार करते हो और आपने पूरी दुनिया भर की अकाउंटिंग पढ़ ली, लेकिन आईएफआरएस या इंड एस नहीं पढ़ा, इंडियन हो और इंड एस नहीं पढ़ा, तो आपकी अकाउंटिंग पे धिक्कार है। मैंने आपको पहले दिन बोला था। सो दैट इज द थिंग। और ये आ जाएगा ओसीआई, एक एंट्री और जाएगी ओसीआई डेबिट टू पी और एल। ये क्यों हुई? ये हमने ओसीआई को रिक्लासिफाई कर दिया। हाँ अब समझो सर, ये देखो क्या लिखा था अपन ने, ये लिखा था अपन ने नॉट रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल।
तो वो एनआर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई फेयर वैल्यू गेन है तो वो रिक्लासिफाइबल है। वो कैसे पता, अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो हमें और समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन हमने एक एग्जाम अकाउंटिंग समझी अभी कि ओसीआई आर है, तो ये उस साल के बाद, जिस साल एक 5 रुपए 31 मार्च 2023 को कहां आ गए, यहां। अगले साल ये जैसे ही सेल होगा तो ये कहां चला गया, पीएनएल में चला गया। क्लियर है? लेकिन ये वाला पीएनएल में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कहां जाएगा, अबे बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, और ये आर वाला है, ये यहां से बैलेंस शीट में जाएगा, अदर इक्विटी में ही सब जाएगा। वो भी अभी मैं समझा रहा हूं क्यों। अब अपन डेफिनेशन समझेंगे तो और कंफ्यूजन खत्म होगी, पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म हुई। ये कब होगा, लास्ट में। अब पीएनएल देखते हैं थोड़ा सा। पीएनएल, पीएनएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। दो हजार, एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन कब का था, 22-23 का, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर। मान लो अपन बना रहे हैं 22-23 का पीरियड, तो करंट ईयर क्या होगा, ये होगा 23-24। पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब यहां पे पहली चीज आ जाएगी प्रॉफिट, रेवेन्यू आ रहा है ना, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये पिछले साल बिके थे तो 1 रुपए से बिका। ओसीआई रिक्लासिफाइबल 5, यस और नो। प्रॉफिट कितना हो गया टोटल, एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं बेसिकली अपन, ठीक है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब अधूरी इंफॉर्मेशन जितनी रेलेवेंट दी हुई है। कैश एंड बैंक पीएनएल में आता है बेटा, अब आते हैं, देखो ये तो हो गया प्रॉफिट पीएनएल का। आओ ओसीआई बनाए, ओसीआई एनआर, ये तो ब्लैंक है। ओसीआई आर, इसमें क्या था सर, इसमें था फेयर वैल्यू गेन, कितने का हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल तो घट गया ना। करंट ईयर में ये यहां चला जाएगा और यहां से उधर, हाँ। टोटल 5, टोटल 1, ध्यान से देखो, सही है। ए सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बना दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी। इसको, ये तो करंट ईयर है और ये 22-23 की जगह कौन सा होगा, अपन ने बेचा कब था, 23-24, हाँ। तो ये गलत, 23-24 करंट ईयर है, 22-23 प्रीवियस ईयर है, ठीक है। हाँ ये देखो, 22-23 में 5 रुपए आए, ये यहाँ पे घट गए, तो करंट ईयर में क्या 1 रुपए का प्रॉफिट बचा, इतना क्लियर है। कौन सा वैल्यू गेन, लास्ट ईयर देख, लास्ट ईयर अपने को ओसीआई में कितना क्या डाला अपन ने, 5 रुपए, तो ये 5 रुपए लास्ट ईयर में है, यहाँ का टोटल 5 ही आएगा। क्या बिका था,
क्लासिफिकेशन कुछ हुआ? कोई भी प्रॉफिट आया? हाँ, इस साल ये आ गया, ये हो गया। तो ये देखो, अच्छा टेक्निकली ये क्या हो गया मालूम? इसको अपन क्या बोलेंगे? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कोई बोले प्रॉफिट कितना है तो ये, कोई बोले टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है तो ये, और ये समझे, यहां तो जीरो है ना। यस और नो, इतना क्लियर है? अब अपन आते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग पे कि भाई ये होता क्या है। तो चलो इसी बात पे ओसीआई के बारे में लिख लेते हैं कि व्हाट इज दिस ओसीआई। लिखो जल्दी। आर दोस revenues, gains and losses under Ind AS slash IFRS that are excluded from net income statement of profit or loss. It means these items are listed after net income in statement of P&L. इतना समझ में आया? सर कैन आई से एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, क्या ये जो फेयर वैल्यू गेन है, अब लॉजिकली समझना, फेयर वैल्यू गेन क्या होता था? क्या एएस के टाइम पे होता था? सर नहीं होता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइम पे नहीं होता था, तो ये ओसीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आईएफआरएस आए या हमारे देश में इंड एस आए, तो यहां पर ना फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग होने लगा। अब जब फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग होने लगा तो हर साल डिफरेंसेस आने लगे वैल्यूज में। तो जब ये डिफरेंसेस आने लगे तो फेयर वैल्यू गेन और लॉस होने लगा। तो ये जो फेयर वैल्यू गेन और लॉस था, ये तो पीएनएल में था ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को इंसर्ट किया गया। और ओसीआई इनकम जो डाली गई, वो ओसीआई इनकम वो चीज है जो नेट इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नहीं थी। अब ये भी दो तरीके की डाल दी। तो क्या लिखा अपन ने, देखो समझो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर ये बेयर एक्ट में पढ़ने जाओगे पता नहीं क्या लिखा है। दोज रेवेन्यूज, गेन्स, लॉसेस अंडर इंड एस और आईएफआरएस, क्योंकि ऑब्वियसली कन्वर्जेंस है अपना, दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट इनकम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यस और नो, इज दैट क्लियर? पक्का? अब यहां पे तुम्हें समझ में आ गया हो गया, तभी फेयर वैल्यू गेन और लॉस को कहां पे, ओसीआई में भेज दिया। नहीं तो अभी तो तुम्हारे दिमाग में एक ही आ रहा था कि सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये ओसीआई पे क्यों डाल रहे हो अपन? क्योंकि ये था ही नहीं ना। तुम सोच के देखो, पीएनएल में था क्या पहले? नहीं था। ओके, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है सर, ये तो हम समझ गए। चलो थोड़ा सा और बेसिक आगे चलते हैं, इस टॉपिक को खत्म करके आज की क्लास समाप्त कर देंगे अपन, ठीक है? ओके, दीज आर, अच्छा ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। दीज आर recognized as OCI when they are unrealized in PRL. Once it is realized,
bearing few exceptions. It is divided into two parts: reclassifiable, ये इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, टू puerile, not reclassifiable, टू puerile, जिसको हमने क्या बोला था पिंक वाले उसमें, OCI R और OCI NR। क्लियर है? ठीक है। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज OCI रिक्लासिफाइबल में आएगी और कौन सी चीज, यहां तक OCI समझ में आ गया ना? अब ये भी तो समझना है ना कि रिक्लासिफाइबल में कौन आएगा और नॉन रिक्लासिफाइबल में कौन आएगा। यस और नो? इतना क्लियर है? यहां पे पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो फॉर्मेट पे चलते हैं। सर ये फॉर्मेट है, काय का फॉर्मेट है बेटा ये? अबे P&L का है। P&L का है भाई। या मैं एक काम करूंगा, तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, क्योंकि फॉर्मेट देख के तुम्हारे जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना बहुत ही घटिया हो जाते हैं। इट्स लाइक देखो ये अब ये पढ़ो पहले तो। क्लियर है? ये है OCI। अब ये समझ में आया कि कोई एक पार्ट है नॉन रिक्लासिफाइबल और एक है रिक्लासिफाइबल। ठीक है, आ जाते हैं वापस नोट्स पर। इतना क्लियर है हमारा? पक्का? इसके अलावा और मेरे हिसाब से आपको कुछ समझने की जरूरत इसमें अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। कल हम इंडेस 1 पे चालू हो जाएंगे। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट तो हमने समझ लिया, कुछ इंडेस के फंडामेंटल्स अभी रह गए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव रिक्लासिफिकेशन, रीस्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो ये दो चीजें। और उसके बाद अब इंडेस 1 की कुछ बेसिक्स समझेंगे और सीधे शेयर बेस्ड पेमेंट पे चले जाएंगे। कल से जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको बैकअप चाहिए, क्योंकि डे 5 तक के लेक्चर्स यूट्यूब पे डलेंगे, और उसके बाद दोस्तों अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। एक सेकेंड, दिस इज द बैकअप, दिस इज द नंबर फॉर बैकअप। सर ये किसका नंबर है? ये मेरा ही नंबर है, हर्षित द्विवेदी। किसी को अगर बैकअप चाहिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हाँ ठीक है ना, चलेगा चलेगा भाई। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लाइव अटेंड करना है, फेस टू फेस अटेंड करना है, यू आर वेरी मच वेलकम। टाइम अपना 8 to 9:30, आज 6 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए उसके लिए सॉरी, बट बीच में क्योंकि टेक्निकल एरर आ गया था, जूम लिंक कैंसिल हो गई थी इसलिए। आई होप सारे का अनीश आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। डू शेयर योर इनपुट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया तो लेट मी नो क्या दिक्कत है। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ मेरी तरफ से, एंड अगर किसी को डाउट्स हैं तो यस